हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम शिल्पा है और मैं हसनपुर से हूँ। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं जवान और खूबसूरत थी और पढ़ाई भी पूरी कर चुकी थी। कॉलेज में मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि बात शादी तक पहुंच गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता की मृत्यु काफी साल पहले हो चुकी थी और मेरी माँ भी अब बीमार रहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम मेरे घर रिश्ता भेजो, मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता देख रही है। उसने अपने घर से रिश्ता भेज दिया और हमारे परिवारों की रजामंदी से हमारी शादी हो गई। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हमारी शादी हसनपुर में ही हुई थी। मेरे पति की नौकरी भी बहुत अच्छी थी और वह शहर में काम करते थे। हमारे साथ मेरे सास ससुर भी रहते थे। मेरी नंद की शादी कई साल पहले हो चुकी थी और वह दूसरे गांव में रहती थी। वह कभी कभी हमारे घर आया करती थी। हमारी शादी को 1 साल हो गया और मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हमारे घर में खुशहाली थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हमारी खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई। मेरी बेटी 8 साल की थी जब मेरे पति को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घर का सारा खर्च मेरे पति की कमाई से चलता था और अब हमारे घर में परेशानियां आने लगीं। मेरे ससुर घर का खर्च थोड़ा बहुत ही चला पाते थे। अब मेरे पति के मरने के बाद घर में बहुत ज्यादा परेशानियां आ गईं। पैसों की भी काफी दिक्कत हो गई थी। इसी बीच मेरे ससुर ने एक नया काम शुरू कर दिया था। वह पहले से ही लोगों के बाल काटा करते थे, लेकिन अब उन्होंने गांव की लड़कियों के बाल काटने का काम आधी रात को छत पर शुरू कर दिया था। मैंने देखा कि मेरे ससुर आधी रात को जवान लड़कियों को अपने साथ छत पर ले जाते थे। मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि वह ऐसा क्यों करते थे। एक दिन मैंने सोचा कि आज रात मैं जाकर देखूंगी कि मेरे ससुर छत पर क्या करते हैं। मैं धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियां चढ़ रही थी। छत से टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन मेरी सास पहरा दे रही थी, इसलिए मैं हर बार दबे पांव वापस आ जाती थी। मैंने देखा कि मेरे ससुर एक जवान लड़की को अपने साथ लेकर ऊपर जा रहे थे और उनके हाथ में उनके औजार भी थे। मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि वह अकेली जवान लड़की को आधी रात में छत पर ले जाकर उसके बाल क्यों काटते हैं। हर बार मेरी सास इतनी सख्त पहरेदारी करती थी कि मैं चाहकर भी ऊपर नहीं जा पाती थी। एक दिन मेरी सास कहीं चली गई थी और मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुंच गई थी। मेरे ससुर कुछ देर पहले ही गांव की नई जवान लड़की कविता को लेकर छत पर गए थे। अब वह पूरे 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। मेरे ससुर पहले ऐसा कोई काम नहीं करते थे, न जाने उन्हें अब क्या हो गया था। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और पर्दा उठने ही वाला था कि तभी मेरी सास के आने की आवाज ने मुझे सीढ़ियों से उतरने पर मजबूर कर दिया। पहली बार मैंने मेरी सास की तेज आवाज सुनी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीढ़ियों से नीचे खींच लिया। उनका अंदाज ऐसा था कि मुझे लगा वह मुझे कच्चा चबा जाएंगी। वह गुस्से में मुझसे पूछ रही थी कि मैं ऊपर कहाँ जा रही थी। मैंने हकलाते हुए कहा, माँ जी, मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा, क्या तुम नहीं जानती कि आज कविता अपने बाल उतरवाने के लिए आई है? तुम्हारे ससुर नहीं चाहते कि जब वह काम करें तो कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हारे ससुर ने तुम दोनों की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे अपने ससुर से डर लगता था। मैंने अपनी सास से माफी मांग ली और कहा कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरी सास ने मुझसे कहा, चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कहीं तुम्हारी बेटी ना जाग जाए। मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर मेरे ससुर को इतनी भी तन्हाई की क्या जरूरत थी। पहले तो वह अपनी दुकान पर खुलेआम बाल काटा करते थे,
अब उन्हें सिर्फ 2 से तीसरा इंसान बर्दाश्त नहीं होता था। पहले तो मेरे ससुर को किसी भी तन्हाई की जरूरत नहीं होती थी और न ही किसी के आने जाने से उन्हें कोई परेशानी थी। अब तो मेरे ससुर अलग ही तरह के हो गए थे, मेरी बेटी से भी कम ही प्यार किया करते थे। इस घटना के बाद मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपने ससुर के इस अजीब और गरीब व्यवहार का सच जानकर ही रहूंगी। मैंने देखा था कि दूसरे दादा अपनी पोतियों को बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन मेरे ससुर मेरी बेटी पर सिर्फ पाबंदियां ही लगाते थे। हर बात पर वह कहते थे कि अब तुम्हारा पिता नहीं है, इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मेरी बेटी अभी सिर्फ 8 साल की थी और इतनी कम उम्र में ही मेरे ससुर ने उस पर रोक टोक करना शुरू कर दिया था। वह मेरी बेटी के साथ ऐसे पेश आते थे जैसे वह कोई जवान लड़की हो। मैं और मेरी बेटी उनकी अनुमति के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और न ही किसी के घर जा सकते थे। मेरी बेटी को स्कूल भी मेरे ससुर ही ले जाते थे। कभी कभी मुझे अपने ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आता था और दिल करता था कि किसी तरह इस घर से निकल जाऊं, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था क्योंकि मेरे माता पिता का निधन हो चुका था और मेरे ससुर ही मेरी और मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठा रहे थे। मेरे ससुर महीने में 2-3 बार रात को काम करते थे और लड़कियों के बाल काटते थे। वह यह काम हमारे घर की छत पर ही करते थे। बाकी समय वह घर में ही रहते थे और हम पर नजर रखते थे। मेरे पति की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ससुर पर आ गई थी और इसी वजह से वह मेरी बेटी पर अपना पूरा हक जताते थे। मेरी सास अपने पति से बहुत डरती थी। मैंने देखा था कि उन्होंने कभी अपने पति से नजर मिलाकर बात नहीं की थी। मेरे ससुर की वजह से मेरी बेटी का बचपन जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। मेरी बेटी को भी अब समझ में आने लगा था कि उसके दादा क्या काम करते हैं। कभी कभी वह मुझसे पूछती थी कि दादा लड़कियों के बाल क्यों काटते हैं। मुझे भी यह बात समझ नहीं आती थी कि मेरे ससुर सिर्फ बालिग लड़कियों के बाल ही क्यों काटते हैं। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी और मैं इस बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। कई बार मैंने सोचा कि ससुर जी को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन उनका तरीका ही अलग था। वह आधी रात को बालिग लड़कियों को घर बुलाते और छत पर ले जाकर उनके बाल काटते। सारे गांव में यह मशहूर था कि मेरे ससुर जिस लड़की के बाल काटते हैं उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है, इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को मेरे ससुर के पास बाल कटवाने के लिए भेजते थे ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि बाल कटवाने से किसी लड़की का भाग्य कैसे बदल सकता है, और वह भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की, लेकिन कभी मुझे जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरी सास सीढ़ियों पर पहरेदारी करती थी और किसी को भी छत पर जाने नहीं देती थी। एक दिन पड़ोस की लड़की बालिग हो गई तो उसे भी मेरे ससुर के पास लाया गया। मैं खुश हो गई कि यह तो पड़ोस की ही लड़की है, अगली सुबह उसके घर जाकर बात करूंगी। लेकिन जब मैं अगले दिन चोरी छुपके उसके घर गई तो उसने और उसकी मां ने मुझे कुछ नहीं बताया। वह बिल्कुल खामोश थी। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि इतनी शरारती और चुलबुली लड़की अचानक से इतनी चुप क्यों हो गई। मेरी बेटी ने बताया कि स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। हो सकता है कि वह शर्मिंदगी की वजह से खामोश हो गई हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके खामोश होने के पीछे क्या राज है। काफी समय तक यह सब चलता रहा। मैंने कई बार छत पर जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी सास आकर मुझे रोक देती थी। मैंने अपनी बेटी को भी छत पर भेजा, लेकिन उसे भी डांटकर भगा दिया जाता था। मेरी सास मुझसे कहती थी कि तुम्हारे दादा ही तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए उनके काम में दखल मत दो। शुरुआत में मुझे सास की बातें समझ में नहीं आती थीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं विधवा हूं और मुझे पूछने वाला और कोई नहीं है। मेरे सास ससुर के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे माता पिता मर चुके थे और कोई रिश्तेदार गांव में नहीं रहता था जिसके पास मैं जा सकूं। सारे रिश्तेदार शहर में रहते थे और किसी ने मेरे माता पिता के मरने के बाद मुझे पलट कर नहीं देखा था। किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा था
ऐसे में मेरे सास ससुर ही थे जो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते थे। मैं अपनी बेटी को अपना सहारा बनाना चाहती थी। मैं उसे पढ़ाना लिखाना चाहती थी, पढ़ा लिखाकर कामयाब बनाना चाहती थी। आखिर कब तक अपने ससुर की कमाई पर रह सकती थी? गांव में औरतों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, इसलिए मैं चुपचाप घर में रहकर अपनी बेटी को ससुर की कमाई से पढ़ा रही थी। मेरी बेटी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। मैं उसे कहती थी, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे साथ रहो। मेरे लिए तुम कभी बोझ नहीं हो सकती। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मेरे पति के मरने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए रिश्ते भी तलाश किए थे, लेकिन मैंने शादी नहीं करनी चाही और मना कर दिया था। इसी वजह से मुझे अपने सास ससुर की हर बात माननी पड़ती थी। सारे गांव वाले मेरे ससुर की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वह गांव की पंचायतों में भी जाते थे। लेकिन मेरी सास कहती थी कि इसमें उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। जब मैं इस बारे में सोचती तो मुझे अच्छा लगता कि अगर हमारे पास मेरे ससुर का सहारा नहीं होता तो शायद हम माँ बेटी गांव में बेसहारा और मोहताज की जिंदगी जी रहे होते। बस यही सोचकर मैंने अपने ससुर के काम में दखल देना बंद कर दिया। उस रात के बाद मैंने छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मुझे डर था कि अगर मेरी सास ने मेरी शिकायत कर दी तो मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे। मेरे ससुर का काम पहले की तरह ही चल रहा था। हर 15 दिन में एक बार या कभी-कभी एक महीने में 3-4 बार कोई ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आती और मेरे ससुर के साथ खामोशी से छत पर चली जाती। मेरी सास सीढ़ियों के पास ही रहती और 1 घंटे बाद जब वह लड़की छत से वापस नीचे आती तो मेरे ससुर काफी देर बाद नीचे आते और उनकी हालत खराब होती। एक दिन जब मैं किचन में पानी पीने जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरे ससुर सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। उनका सांस फूला हुआ था, जैसे वह बहुत मेहनत करके आए हों। वह हमेशा काले रंग का कुर्ता पहनकर लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन नीचे उतरते समय उनके कपड़े बदल जाते थे। वह थके हारे से उतरते थे, जैसे चलना भी मुश्किल हो रहा हो। फिर मुझे याद आया कि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटते थे तो पूरा दिन कमरे में बंद रहते थे और मेरी सास को भी कमरे में जाने की अनुमति नहीं होती थी। एक रात मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरी सास चुपके चुपके आंसू बहा रही थीं। यह देखकर मैं फौरन उनके पास गई और पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और कहने लगीं, नहीं बहू, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं जानती थी कि वह रो रही थीं और यह बात मुझे बहुत दुखी और परेशान कर गई। अब मुझे अपने ससुर से नफरत होने लगी थी। मैंने देखा कि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटकर नीचे आते तो मेरी सास चुपके चुपके रोती थीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरी बेटी भी जवान होने लगी थी। एक दिन मेरी सास ने मेरी बेटी का माथा चूमते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम्हारे दादा के हाथों तुम्हारी किस्मत चमक जाए। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मेरी बेटी रोने लगी और कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। उसने मुझसे कहा, माँ, मैं किसी भी हाल में बाल नहीं कटवाना चाहती। मैंने भी उसे समझाया कि मैं ऐसा नहीं चाहती। तभी मेरी सास भी कमरे में आ गईं और कहने लगीं, तुम्हारे दादा ने जिस लड़की के भी बाल काटे हैं उसकी किस्मत चमक गई है। तुम्हारे दादा के हाथों बाल कटवाने से तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। मैंने अपनी सास से मना किया, लेकिन उन्होंने मेरे ससुर को बुलाया और कहा, आज रात आपको अपनी पोती के बाल काटने हैं। यह सुनकर मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह कहने लगे, क्या हमारी पोती भी बालिग हो गई है? मेरी सास मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, अब हमारी पोती की बारी है। मेरी सास ने मेरी बेटी को ससुर के साथ छत पर भेज दिया। मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी सास ने जबरदस्ती उसे छत पर भेज दिया और खुद वापस आ गई। मिशामजू, मैं अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी और उनसे मिन्नतें कर रही थी कि वह मेरी बेटी के बाल ना कटवाएं। लेकिन मेरी सास मुझे समझा रही थी कि यह सब हमारी भलाई के लिए है।
थोड़ी देर बाद मेरी बेटी रोती हुई मेरे पास आई और मैंने देखा कि उसके बाल सही सलामत थे। यह देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था कि उसके बाल कटे नहीं थे, बल्कि ठीक थे। मैं अपनी बेटी को कमरे में ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने उससे पूछा, दादा ने तुम्हारे साथ क्या किया था? उसने बताया, दादा ने पहले अपना काला कुर्ता पहना और फिर मेरे सामने आकर बैठ गए। जब दादा मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई। जैसे ही उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादाजी ने मुझे अपने करीब खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। माँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि दादा ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। फिर मुझे महसूस हुआ कि दादा के गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई और दादा से कहने लगी, दादाजी, आप क्यों रो रहे हो? काफी देर बाद जब दादा ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो गई थीं और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बेटी, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरा अपना खून है, तू मेरे इकलौते बेटे की निशानी है। दादाजी की बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन उनके शब्दों ने मुझे चौंका दिया था। मैंने उनसे पूछा, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? दादा ने मुझे वापस आपके पास भेजते हुए कहा, अपनी माँ से कहना कि दादाजी तुम्हारे बाल नहीं काट रहे हैं। और मैं आपके पास भागी चली आई। अपनी बेटी की बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर मैं अपनी बेटी के साथ ससुर के कमरे की तरफ चली गई। वहां देखा कि मेरे ससुर मेरी सास के कदमों में बैठे रो रहे थे और माफी मांग रहे थे। मेरी सास भी सिसक सिसक कर रो रही थीं। यह देखकर मैं परेशान हो गई और उनसे पूछा, आखिर मामला क्या है? आप दोनों कितनी देर से एक दूसरे के पास बैठकर रो रहे हैं? मेरे ससुर ने मेरी आंखों और मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखकर कहा, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। शायद इसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने रोते हुए बताया, आज से कई साल पहले की बात है। मैं इस गांव के चौधरी का खास नौकर था और सिर्फ चौधरी के ही बाल काटा करता था। चौधरी बहुत अय्याश आदमी था और उसकी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे यह नौकरी करनी पड़ रही थी। फिर एक दिन चौधरी ने मुझे नौकरी से निकालकर एक नया काम सौंपा, लेकिन वह काम मैं नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने चौधरी का काम छोड़ दिया और गांव में अपनी दुकान खोल ली। मेरे बेटे की नौकरी अच्छी थी, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति ठीक थी। चौधरी मुझे दुकान पर आकर परेशान करता और अपने काम के लिए रजामंद करना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी उसके घिनौने काम में साथ नहीं देना चाहता था। एक दिन मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गईं। चौधरी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। जब मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी तो मुझे लगा कि चौधरी का काम करना ही ठीक है और मैंने हार मान ली। चौधरी ने गांव में यह बात फैला दी कि मेरे हाथों में जादू है और मैं जिसके भी बाल काटता हूं उसकी किस्मत बदल जाती है। गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे, इसलिए उन्होंने चौधरी की बात मान ली। चौधरी ने यह बात फैला दी कि अगर मैं किसी बालिग लड़की के बाल उतार दूं तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी। चौधरी ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया और मैंने उसके पैसे लेकर यह काम शुरू कर दिया। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन तुम्हारी दादी ने मुझे बताया कि जिन लड़कियों के मैं बाल काटता हूं उनके साथ चौधरी क्या करता है। यह जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैं चौधरी के घिनौने खेल में बुरी तरह फंस चुका था और अब चाहकर भी खुद को नहीं बचा पा रहा था। तुम्हारी सास को भी यह बात पता थी, इसलिए वह छुप छुप कर रोती थीं। मैं खुद भी कई घंटे बाद नीचे आता था, क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। मेरी मजबूरियों ने मुझे यह काम करने पर मजबूर कर दिया था। चौधरी ने मुझे काले रंग का कुर्ता दिया था और कहा था कि लड़की के बाल काटते वक्त इसे पहना करो, ताकि लोगों को लगे कि तुम कुछ खास करते हो। उनकी यह कहानी सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरे ससुर ने बहुत गलत काम किया था, लेकिन उनकी मजबूरियों ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था।
चौधरी साहब लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी अपने किसी नौकर से करवा देते थे और उसे ढेर सारा पैसा भी देते थे। इस तरह से उस लड़की की जिंदगी संवर जाती थी। चौधरी साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह अपनी अय्याशी पर जमकर पैसा खर्च करते थे और मैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था। लेकिन मैं अपनी पोती के बाल काटकर चौधरी साहब को यही खबर नहीं देना चाहता था कि वह भी जवान हो चुकी है, क्योंकि मुझे डर था कि वह भी चौधरी साहब की हवस का शिकार बन जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर मैं और मेरी बेटी रोने लगे। हमें इस बात की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि मैं तो शहर से शादी करके यहाँ आई थी और मेरे ससुर और पति ने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया था। इसलिए मुझे गांव में क्या होता है इस बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही चौधरी साहब के बारे में कोई जानकारी थी। मुझे अपने ससुर का अपनी बेटी पर नजर रखना और उस पर पाबंदियां लगाना बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वह मेरी बेटी से कितना प्यार करते थे और उसे चौधरी साहब से बचाने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे थे। मेरे ससुर ने हमसे वादा किया कि वह अपनी पोती की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे और ना ही गांव की दूसरी लड़कियों की बर्बादी का जरिया बनेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे हमारे घर में कितनी भी परेशानी आए, वह चौधरी के घिनौने काम में उनका साथ नहीं देंगे। मेरे ससुर ने हमसे कहा, अपना सामान पैक कर लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। जाने से पहले वह गांव के मास्टर के नाम एक खत भी लिखकर गए, जिसमें सारी हकीकत साफ साफ लिखी थी, ताकि हमारे जाने के बाद कोई भी गांव वाला चौधरी साहब की बातों में ना बेकंदिया आए। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी थे और उन्होंने चुपचाप गांव वालों को यह बात समझाई, जिससे यह सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। हमें नहीं पता था कि हमारी मंजिल क्या है, लेकिन मेरे ससुर ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। मेरे ससुर ने गांव के मास्टर के नाम एक लंबा खत लिखा था, जिसमें उन्होंने हर बात साफ साफ लिखी थी, ताकि कोई भी लड़की बाल कटवाकर या किसी और तरीके से चौधरी साहब तक यह खबर ना पहुंचा दे कि अब वह जवान और बालिग हो चुकी है। मुझे याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती और कुछ दिनों के बाद डरी सहमी और खामोश रहती थी, तो मुझे लगता था कि वह गंजी होने की वजह से परेशान है। लेकिन असलियत यह थी कि वह चौधरी साहब की हवस का शिकार बन चुकी होती थी। मेरे ससुर, जिनको मैं बहुत गलत समझती थी, दरअसल वह खुद भी एक तकलीफ का शिकार थे। जब हम यह गांव छोड़कर जा रहे थे, तो उनके चेहरे पर सुकून था। आज भी गांवों में ऐसे बहुत से चौधरी मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं और सीधे साधे गांव वाले उनकी करतूतों से अनजान हैं। शहर के लोगों को चाहिए कि वह गांव में शिक्षा का प्रसार करें, ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसे घटिया सोच के लोगों से बच सकें। मेरे ससुर ने चौधरी के जितने भी पैसे कमाए थे, उन्हें लेकर हम शहर चले आए। शहर आकर हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि नया नया शहर था और हम गांव के लोग थे, इसलिए हमें रहने में दिक्कत हो रही थी। मेरे ससुर ने शहर में एक छोटा सा मकान खरीद लिया। हमारा गुजारा अच्छे तरीके से हो रहा था। मेरी बेटी जवान हो गई और वह पढ़ाई कर रही थी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मैं भी पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे भी नौकरी मिल गई। मैं सिलाई का काम भी करती हूँ। इसी तरह से हमारे घर का गुजारा चल रहा है। अब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और मेरे ससुर भी बहुत सुकून में हैं। अब वह मेरी बेटी पर कोई रोक टोक नहीं करते। शहर आने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। न जाने चौधरी के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मास्टर ने उसके खिलाफ जरूर कोई कदम उठाया होगा। हम गरीब लोग थे। अगर गांव में रहकर चौधरी का सामना करते तो वह हमें बर्बाद कर देता। इसलिए मेरे ससुर ने गांव छोड़ने का फैसला किया था। फिलहाल हमारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। हम तीनों औरतें बहुत अच्छी कमाई कर रही हैं और हमारे घर का खर्चा चल रहा है। ससुर भी छोटा मोटा कोई काम कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए पहले ही काफ़ी कुछ किया है।
अब उनकी उम्र हो गई है और वह बीमार भी रहते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि वह काम करें। अब हम माँ बेटी घर का बोझ उठा रहे हैं और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।